मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें हम पॉपुलेशन को कम करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसे कि हम मतलब इजी वे में बोलते हैं अबॉर्शन। इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल अबॉर्शन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द कंप्लीट ऑफ फुल टर्म्स। फुल टर्म्स का मतलब प्रेगनेंसी जब तक पूरी ना हो जाए उससे पहले जो अबॉर्शन वगैरह करवाते हैं वो आते हैं। एक जो इसमें 45 से लेके 50 मिलियन जो MTP है वो पर ईयर होती है, मतलब ये इतने अबॉर्शन होते हैं पर ईयर, जिसमें कि 20% है 100 में से, मतलब 100 ह्यूमन प्रेग्नेंट हैं जिसमें से कि 20 वुमेन है उन्होंने अबॉर्शन करवा लिया, कोई होगी उनकी प्रॉब्लम उस वजह से। और जो इंडिया ने इसमें एक एक्ट भी दिया था कि जो 1971 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट लीगलाइज्ड एक्ट। इस एक्ट में क्या था, मतलब कोई भी अपने मन से प्रेगनेंसी वो अबॉर्शन नहीं करवा सकता, कुछ कंडीशन होती है, टर्म्स होती हैं, उनको फॉलो करके ही वो अबॉर्शन करवाएंगे। फर्स्ट आता है MTP अबेंटेंट एक्ट, जो कि 2017 में स्टार्ट हुआ था। इसमें जो 12 वीक होते हैं, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के 12 वीक होते हैं जो कि रिलेटिवली सेफ होते हैं, उसमें इजीली अबॉर्शन हो जाता है। उसमें हमें एक मेडिकल प्रैक्टिसाइजर की ज़रूरत पड़ती है, मतलब जो भी कोई भी डॉक्टर है हमें उससे लिखवाना पड़ेगा कि हमें ये प्रॉब्लम है और हम अबॉर्शन करवा सकते हैं। वो हमें लिख के देगा तो ही आप अबॉर्शन करवा सकते हो। ये इसका लीगल वे होता है, इलीगल वे से नहीं करवाना, जिसमें कि MTP पिल्स दी जाती है, एंटी प्रोजेस्टेरोन या फिर DNC दी जाती है, जिससे कि आपका इजीली अबॉर्शन हो जाए। नेक्स्ट आता है कि जो 3 मंथ के लिए करवा रहे हो, मतलब 3 मंथ हो चुके हैं आपके प्रेगनेंसी को और आप सोच रहे हो अब कि मुझे बेबी को कंसीव नहीं करना, तो उसमें आपको 2 मेडिकल प्रैक्टिसाइजर की रिटर्न में आपके पास होना चाहिए कि हमने इनकी परमिशन ली है और हमारे ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हम ये अबॉर्शन करवा रहे हैं। इसमें बहुत ये कम कंडीशन में होता है, मतलब या तो मदर या फिर चिल्ड्रन, बेबी है जो आपका, वो इसके अंदर अगर आप किसी भी वजह से अबॉर्शन करवाते हो तो बहुत डेंजर होता है, दोनों के लिए डेंजरस हो सकता है, और अबॉर्शन करवा रहे हो तो भी बहुत मुश्किल आ सकती है। इसलिए आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ ही होना चाहिए, तभी आप अबॉर्शन करवा सकते हो। ये तो अपने MTP हो चुके। अब हम पढ़ते हैं ART। ART क्या होता है, असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। मतलब इसके अंदर हम पहले पढ़ रहे थे कि पॉपुलेशन कैसे कम होगी, बट यहाँ पे ऐसे आता है जिनके पास जो बेबी को कंसीव नहीं कर पाते, मतलब चाइल्ड वहाँ पे डेवलप ही नहीं हो रहा है, उसका मतलब डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है किसी वजह से, मेल या फिर फीमेल में कुछ डिफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से नहीं हो पाता, तो उसे हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी की एक स्पेशल डेफिनेशन है, हम ऐसे ही नहीं बोल सकते। मतलब जब कोई भी 2 कपल्स हैं वो 2 साल से लिविंग में रह रहे हैं और वो बेबी कंसीव करना चाहते हैं, मतलब उनका जो सेक्सुअल चल रहा है, सेक्सुअली रह रहे हैं और फिर भी उनके बेबी नहीं हो पा रहा, तो उसे हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। इसमें आता है मेल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है। जैसे ही मेल की एज हो जाती है, मतलब वो मेच्योर एज के हो जाते हैं, तो स्पर्म की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है धीरे धीरे। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि स्पर्म बिल्कुल नहीं होता, उसे एज़ोस्पर्मिया भी बोलते हैं। और किसी किसी केसेस में बहुत कम स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। नॉर्मली कितनी होनी चाहिए भाई, एक टाइम पे जब एजुकेशन कर रहे हो आप, तो उस टाइम पे 200 से लेकर 300 मिलियन तक आपके स्पर्म होने चाहिए, बट उससे कम हो रहे हैं तो वो ओलिगोस्पर्मिया में आ जाते हैं, जिसमें लेस प्रोडक्शन होता है स्पर्म का। और कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब जो आपका पेनिस है वो लूज़ हो जाता है, वो इरेक्ट नहीं होता, वो लूज़ हो जाता है। लूज़ होने की वजह से वो फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट ही नहीं कर पा रहा है स्पर्म को। इंजरी से भी हो सकता है ये आपको, या फिर ज़्यादा आपने वर्कआउट कर लिया, स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गई किसी बात की, इन वजह से होता है। फीमेल के अंदर क्या है, कौन कौन से कारण होते हैं इनफर्टिलिटी के, उसमें भी आता है एज। मतलब जैसे एज इंक्रीज होती है तो वैसे ही उसकी जो ओवम है, एग है जो ओवरी के अंदर फॉर्म होता है, उसका प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है। एक आता है ग्रेफियन फॉलिकल ब्रेक। मतलब जो आपकी ग्रेफियन फॉलिकल है, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है वो कंप्लीट ग्रोथ करके फॉलिकल बना लेती है ग्रेफियन फॉलिकल। वो ग्रेफियन फॉलिकल अगर आपकी ओवरी में ब्रेक नहीं होगा तो आपका ओवम नहीं निकलता, तो किसी वजह से वो ब्रेक नहीं हो पाता है, जिसे पॉलिस्ट्राइड ओवरी सिंड्रोम बोलते हैं, PCOS।
नेक्स्ट आता है पीआईडी। पीआईडी के अंदर मतलब ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, जिसकी वजह से आपकी जो फॉलिकल ट्यूब है वहाँ पे कुछ इस टाइप की कंडीशन हो जाती है कि वो चिपक जाती है ट्यूब, और वो एग को पास आउट नहीं कर पाती है। मतलब जब तक आपकी यहाँ से ओवरी से एग जो आपकी यहाँ पे ट्यूब में आ चुका है फॉलिकल ट्यूब के अंदर, बट वो आगे यूट्रस में यहाँ पे पास नहीं हो पा रहा है, ना ही यहाँ से स्पर्म एग तक आ पा रहे हैं, तो इसे पीआईडी बोलते हैं। ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से ऐसा हो जाता है। ये तो हमने उसके बारे में पढ़े थे कि मतलब कैसे होता है। अब किस किस चीज़ से हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की हेल्प से हम बेबी को कंसीव कर सकते हैं, एम्ब्रियोन ट्रांसफ़र, जाइगोट इंट्राफोलिकल ट्रांसफ़र, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र, या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। मतलब ये कुछ टाइप है जिसकी वजह से हम आगे इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट आता है अपना आईवीएफ। आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें हम मेल से स्पर्म लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, और फीमेल को हम एक हार्मोन देंगे। हार्मोन से क्या होगा, जो एक ही सेल डेवलप होता है उसकी ओवरी में, हार्मोन की वजह से बहुत सारे एग डेवलप होंगे, और उन एग में से हम किसी एक एग को सेलेक्ट कर लेंगे, और स्पर्म और एग का हम एक्सटर्नल मतलब किसी भी लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, और वो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है, जैसे आपका जाइगोट फॉर्म हो गया, आपने उस जाइगोट को फीमेल की फॉलिकल ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र करवा दिया। मतलब इस जाइगोट जो आपका फॉर्म हुआ था लैब में, उसको ट्रांसफ़र करवा दिया फॉलिकल ट्यूब के अंदर, और फिर उसने फॉलिकल ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र होने के बाद वो जाइगोट फिर यूट्रस में आ जाएगा और उसका डेवलपमेंट होता है। तो इस वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं जाइगोट इंट्राफॉलिकल ट्रांसफ़र। अगर आप इसी जाइगोट को मतलब उसकी कुछ 8 स्टेज फॉर्म होने के बाद, मतलब ये जाइगोट और डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने के बाद आप उसको डायरेक्ट यूट्रस के में इम्प्लांटेशन करवा देते हो, तो आप उसे बोलोगे इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र। एक ही चीज़ था, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ जाइगोट का, और आपने एक बार उसे फॉलिकल ट्यूब में ट्रांसफ़र करवाया, तो उसे जाइगोट इंट्राफॉलिकल ट्रांसफ़र बोलेंगे। और जाइगोट को और डेवलप हो रहा है वो बाहर लैब में, और आप उसे डायरेक्ट यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन करवा रहे, तो उसे इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेल के अंदर एक प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, कि वो पेनिस है वो इरेक्ट नहीं होता, लूज़ होता है। ठीक है, लूज़ होने की वजह से उसमें लूज़ होता है एक, तो दूसरा है वो स्पर्म का बहुत कम अमाउंट में स्पर्म को कंटेन कर रहा है, तो हम उसको कैसे करेंगे। अगर वो इरेक्ट नहीं है, मतलब इरेक्ट होने का मतलब अगर वो पेनिस इरेक्ट होगा, इरेक्ट होने से वो क्या करेगा कि यूट्रस के अंदर जाके स्पर्म को एजिकुलेट कर देता है यूट्रस में, जिससे कि वो मीट कर पाए एग से। बट यहाँ पे जो आपका स्पर्म है बहुत लूज है, तो हम एक काम करते हैं, एक ट्यूब के अंदर स्पर्म लेते हैं, और एक ये इंजेक्शन टाइप का होता है, जिससे हम या तो वेजाइना की यहाँ पे वेजाइना पे उस इंजेक्शन से स्पर्म को इंसेमिनेशन कर देते हैं, तो उसे हम बोलेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बट वो कहाँ पे हो रहा है, वेजाइना में हो रहा है। अगर हम उसे वेजाइना पे ना करके यूट्रस के अंदर कर दें और ज़्यादा फॉलिकल ट्यूब के पास, तो उसे हम बोलेंगे इंट्रायूट्रन इंसेमिनेशन। ठीक है, और इसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। मतलब स्पर्म को लेके इंजेक्शन में फिल करके या तो उसे वेजाइना पे या फिर यूट्रस में हम उस इंसेमिनेशन कर देते हैं। इसमें क्या होता है, ये 2 काम हो जाते हैं। एक तो जो इरेक्ट होता है स्पर्म, उसका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। सेकंड, लो स्पर्म का भी यहाँ पे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, क्योंकि लो स्पर्म से क्या होता है कि बहुत सारे स्पर्म यहाँ पे डेड हो जाते हैं अंदर जाने से पहले। तो हम डायरेक्ट उसे यूट्रस में इंजेक्ट करेंगे तो ईजिली वो मीट कर पाएंगे और डिस्ट्रॉय भी नहीं होंगे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, जो कि ओल्ड मैन होते हैं, उनके अंदर जो लो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी होती है, स्पर्म की जो फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है। हमने एक पढ़ा था कि लो स्पर्म का मतलब है जो आपके पास सीमन है उसमें स्पर्म का कंटेंट कम है। बट लो फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि जो आपका स्पर्म है उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो एग को फर्टिलाइज कर पाए। ये दोनों अलग अलग बातें हैं।
अगर उसकी फर्टिलिटी कम है तो हम उसके लिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन यूज़ करते हैं। इसमें क्या होगा, आप लैब में करोगे ये, आपने फीमेल की बॉडी से एग ले लिया है और स्पर्म मेल से ले चुके हो। अब आप उस स्पर्म को एक इंजेक्शन में भर के जो आपने एग लिया है फीमेल बॉडी से, डायरेक्ट उसके पास जाके उसका फर्टिलाइजेशन करवाओ, तो ये यहीं पे फ्यूज़ होके क्या बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा। बहुत इजी मेथड होता है, बट ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने के कारण इसे लोग इतना यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का ही यूज़ कर पाते हैं, और ये बहुत रेयर केस में यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है जो फीमेल्स में होती है। फीमेल्स में क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि दो फीमेल है, एक फीमेल की बॉडी के अंदर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा। ओव्यूलेशन का मतलब उसके अंदर ओवम या फिर एग की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। तो आप क्या कर सकते हो, दूसरी वाली फीमेल है, उसके पास एग की फॉर्मेशन हो रही है, ओवम बन रहा है, तो आप उस दूसरी वाली फीमेल से ओवम लेके अपनी बॉडी में फॉलिपियन ट्यूब में इंजेक्ट करवा सकते हो। इंजेक्ट करवाने के बाद आप इंटरकोर्स करके ये एग फर्टिलाइज हो जाएगा। बहुत इजी मेथड होता है, इसे गिफ्ट बोलते हैं या फिर गैमेट इंट्राफॉलिकल ट्रांसफ़र बोलते हैं। मतलब गैमेट्स का मतलब आपने जो ओवम लिया है वो एक गैमेट ही है, उसको आपने फॉलिकल ट्यूब में ट्रांसफ़र करवा लिया। ट्रांसफ़र करवाने के बाद आपने सेक्सुअल किया, मतलब सेक्सुअली आपने इंटरकोर्स किया, जिसकी वजह से ये वाला जो गैमेट्स था वो फर्टिलाइज हो गया। फर्टिलाइज होने के बाद जायगोट, जायगोट से एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है।